नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। भारत में आधुनिक शिक्षा शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। तो भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई और उससे पहले पारंपरिक शिक्षा प्रणाली क्या थी, उसका पतन कैसे हुआ, इन सारी चीजों पे आज हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि औपनिवेशिक शिक्षा का लक्ष्य क्या था। औपनिवेशिक शिक्षा का क्या अर्थ है? जो ब्रिटिश काल की शिक्षा है, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो भी शिक्षा है, क्योंकि ब्रिटिशर काल को ही औपनिवेशिक काल कहा जाता है। तो उस समय शिक्षा का लक्ष्य क्या था? बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं इस बारे में। जैसे कि पहली चीज है पश्चिमी प्रणाली की तर्ज पर शिक्षा, यानी कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि भारत में शिक्षा बिल्कुल जैसे पश्चिमी प्रणाली की तर्ज पे दी जाए। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को पूरा का पूरा भारत में लागू कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि जो यहाँ की सांस्कृतिक चीजें हैं या जो संस्कृति है, उसको पूरी तरह से बदल दिया जाए, है ना। उसके अंदर चाहे वो भाषा है, चाहे वो रहन सहन का तरीका है, पहनने ओढ़ने का तरीका है, या जो भी हम साहित्य पढ़ रहे थे, जो भी हम दर्शन पढ़ रहे थे, इन सारी चीजों में बदलाव लाया जाए। तो अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ा, हाँ, क्योंकि हमारी भाषाओं को भी खत्म करने का प्रयास किया गया। तो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव को बढ़ाया गया। ये एक लक्ष्य था औपनिवेशिक शिक्षा का। उसके बाद औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य औपनिवेशिक देश पर नियंत्रण कायम करना होता है, उसे बदलना नहीं, है ना। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पे शासन करता है, तो उसका उद्देश्य होता है कि वो किसी तरह से उस देश पे नियंत्रण रखे, उसको बदलाव में या उसको बेहतर करने में या उसके विकास में कोई दिलचस्पी नहीं होती, है ना। तो बेसिकली इस शिक्षा का उद्देश्य था कि जो भी औपनिवेशिक देश है, यानी भारत, उस पर नियंत्रण रखना है। अब वो नियंत्रण कैसे होगा? जब हम इनकी पूरी एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर लेंगे। तो इसके लिए जो हमारा लिटरेचर था, हमारी जो भी दर्शन शास्त्र था, जो भी साहित्य, जो भी चीजें थी, जो भी हम उस समय पढ़ रहे थे, हमारी जो भी पारंपरिक शिक्षा थी, उस पूरे सिस्टम को ही पलट देना और उसकी जगह एक नया सिस्टम लाना। और भाषा भी जो हमारी अपनी भाषाएं थी, उनके स्थान पे अंग्रेजी भाषा को ले आए, ताकि भारतीय ये पढ़े और वो बिल्कुल जो हम कहें उसी चीज को फॉलो करे। तो इस तरह उनका ये उद्देश्य था। शासकों के वर्चस्व को वैध रूप में कायम करना। अब ये इम्पोर्टेंट है कि वो ये इस तरह की शिक्षा देना चाहते थे कि वो उन्हें लगता था कि हम ऐसा इन लोगों को बना दें कि हमारा शासन इनको वैध लगे। मीन्स कि हम जिस तरह का भी हम जो भी करें इनके साथ, इनको ये गलत ना लगे, और अगर लगे भी तो वो आवाज ना उठा पाए। तो हमें इन्हें इस तरह से उस शिक्षा मतलब उस सिस्टम में ढाल लेना। और आपने सुना होगा ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जो उस समय अंग्रेजी पढ़ लिख के बिल्कुल उसी तरह के सिस्टम में ढल गए थे, है ना। अंग्रेजों के मतलब उन लोगों के ही साथ रहना, उन लोगों की बात मानना, उन लोगों की बातों को सही ठहराना, सही गलत कुछ नहीं दिखता था, है ना। तो बहुत सारी फिल्मों में भी आपने इस तरह का देखा होगा। तो ये लोग ऐसे थे जो जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी, अंग्रेजी जानते थे, या उनकी एजुकेशन सिस्टम से होकर निकले, और फिर ये ऐसे हो गए कि जो भी उनका सही गलत जो भी था वो वैध मानते थे, ठीक है। उसके बाद शिक्षा राजनीतिक सत्ता का औजार। ये एक और लक्ष्य था कि उस समय की जो शिक्षा है उसको राजनीतिक सत्ता का एक औजार बनाया गया, क्योंकि भाई आपको किसी पे रूल करना है, तो उसके लिए शिक्षा एक हथियार के रूप में काम करेगी। आप वहाँ की शिक्षा को कंट्रोल कर लीजिए। और इसका लाभ केवल कुछ ही लोगों का था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंग्रेजी पढ़ लिख जाते थे और पूरी उनके एजुकेशन सिस्टम से होकर निकले, और फिर सिर्फ उन्हीं का ही फायदा होता था, बाकी जो पूरी जनता है उसका कोई इसमें लाभ नहीं था। अब आती है शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता तो ये है अ, कि ये वाली जो शिक्षा है, ये जमींदारों और रईसों के सहयोग से चलती थी, क्योंकि उस समय क्या होता था कि बड़े-बड़े जमींदार होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, और जो भी शिक्षा व्यवस्था थी समाज में, वो इन्हीं लोगों की बदौलत चलती थी। यही लोग, जैसे टीचर को सैलरी देना या किताबों का अरेंजमेंट कराना, है ना? जो भी बच्चों के लिए सुविधा करनी है, वो सारी चीज़ें
इन्हीं के द्वारा होती थी, फंडिंग इन लोगों के द्वारा ही होती थी, क्योंकि प्रॉपर स्कूल तो नहीं होते थे उस तरह से, है ना? पूरा प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम नहीं था। तो एक इनफॉर्मल काइंड ऑफ एजुकेशन थी जिसमें जमींदार और रईसों का सहयोग होता था। उस समय पाठ्यक्रम के प्रमुख विषय थे संस्कृत, अरबी, फारसी एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, विधि, चिकित्सा। ठीक है? तो लॉ वगैरह भी था, मेडिकल भी था, देखिए काफ़ी सारे पाठ्यक्रम थे, ठीक? उसके बाद तीसरी इसकी विशेषता आती है महिलाओं की अवहेलना करना, यानी कि उस समय महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था और ये मतलब ज़्यादा क्या, कोई 1-2 महिलाएँ पढ़ गई तो पढ़ गई, वरना महिलाओं के लिए शिक्षा मना थी, ठीक है? तो महिलाओं की शिक्षा की पूर्ण अवहेलना की गई ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में। मौखिक परंपरा थी, उस समय किताबों का इतना चलन नहीं था, उस समय लिखने का इतना चलन नहीं था, तो मौखिक शिक्षा ही दी जाती थी। शिक्षक जो होता था वो अपने शिष्यों को शिक्षा देता था और वो शिष्य ही आगे जाके उनमें से ही कोई शिक्षक बन गया, फिर वो आगे अपने शिष्यों को मौखिक रूप से ही शिक्षा देता था। तो ये मौखिक परंपरा चली आ रही थी। उसके बाद राज्य की भूमिका ना के बराबर थी, यानी कि राज्य मतलब जो भी सरकार थी, उसकी कोई भूमिका नहीं थी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स धीरे-धीरे आए या जो भी वहाँ के राजा-महाराजा जो भी होते थे, तो उनकी भूमिका कोई नहीं थी उसमें, क्योंकि वो कोई फंडिंग वगैरह नहीं देते थे। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि हमारी सरकारें शिक्षा के लिए बजट अलॉट करती हैं, तो उस समय ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। उसके बाद उच्च जातियों के लिए प्राथमिक विद्यालय थे, तो जो जो 2-4 स्कूल होते भी थे, है ना? प्राइमरी स्कूल होते थे सिर्फ, तो वो भी केवल उच्च जातियों के लिए होते थे, पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा नहीं होती थी उस समय। तो ये एक इम्पोर्टेंट आप ट्रेडिशनल सिस्टम में याद रखिएगा कि इसकी विशेषताएँ आती हैं, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि जाति भेदभाव बहुत था। पिछड़ी जातियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। और नए ज्ञान के निर्माण में कोई स्थान नहीं। ये भी एक इम्पोर्टेंट विशेषता है, क्योंकि अगर आप आधुनिक शिक्षा प्रणाली देखेंगे तो वहाँ पे इनोवेशन की बात होने लगी, क्रिएटिविटी की बात होने लगी और चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात होने लगी धीरे-धीरे। लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर बस टीचर बोलेगा, जो भी उसने ज्ञान दिया, वही ज्ञान बच्चे को एज़ इट इज़ याद करना है, ठीक है? और वही ज्ञान फिर आगे ट्रांसफर होता रहता था, तो कोई भी नए ज्ञान का निर्माण वहाँ पे नहीं था। अब ये जो पारंपरिक शिक्षा है, इसका पतन क्यों हुआ? ठीक है? आधुनिक शिक्षा आई ऑब्वियसली, तभी इसका पतन हुआ, लेकिन उसके कारण क्या थे? पहला कारण है जाति व्यवस्था, क्योंकि जातिगत भेदभाव था, तो लोगों को धीरे-धीरे दिखने लगा कि कुछ लोगों को शिक्षा दी जा रही है, कुछ लोगों को नहीं दी जा रही। तो इसलिए जब ब्रिटिशर्स आए, उनकी पॉलिसी थी कि किसी को भी पढ़ाओ, जो भी पढ़ना चाहे उसको पढ़ाओ। तो इस तरह से आधुनिक शिक्षा ने पारंपरिक शिक्षा की जगह ले ली, क्योंकि उसमें जातिगत भेदभाव नहीं थे। ठीक है? तो ये जातिगत व्यवस्था पारंपरिक शिक्षा के पतन का एक कारण बनी। उसके बाद व्याकरण, दर्शन और धर्म की बारीकियों पर जोर देने से वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान का दायरा सीमित होना। क्योंकि अगर आप पारंपरिक शिक्षा में देखेंगे, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा भी शामिल होती थी, व्याकरण और दर्शन शास्त्र पे बहुत जोर दिया जाता था। तो इस तरह की शिक्षा कहीं न कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर ले जाती थी और अगर आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, तो धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं सिखा रहे हैं, फिर तो आप एक ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, ठीक है? तो इसलिए ये जो धर्मनिरपेक्षता से हटके जो शिक्षा थी, पारंपरिक शिक्षा, ये इसीलिए भी इसका पतन होने लगा, क्योंकि इसने वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान का जो है अब मतलब इसकी अवहेलना की, ठीक है? इसको नहीं माना। उसके बाद तकनीकी और युग का पिछड़ापन था, यानी टेक्नोलॉजी का अभाव था पारंपरिक शिक्षा में। औद्योगिक क्रांति वगैरह जैसी कोई चीज़ थी नहीं, कुछ भी नई चीज़ें सिखाई नहीं जाती थी, ठीक है? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी, मतलब कुछ नया नहीं था, ठीक है? टेक्नोलॉजी कुछ नई नहीं थी या कुछ इनोवेशन नहीं था शिक्षा में, तो ये सारी चीज़ें भी इन्होंने भी इम्पैक्ट किया। उसके बाद विद्वानों द्वारा सत्ता और ज्ञान का केंद्रीकरण, यानी इस समय पारंपरिक शिक्षा में क्या था कि शिक्षा जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में थी और कुछ ही स्थानों पर, जैसे कि पुणे, वाराणसी, मदुरई, इस तरह के शहर थे जहाँ पर ये मतलब एक तरह से शैक्षिक केंद्र बने हुए थे। तो किसी को भी अगर पूरे देश में शिक्षा लेनी है, तो इन्हीं जगह पर आना पड़ेगा, ठीक है? जबकि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जगह-जगह स्कूल भी खोले हैं, शिक्षा का प्रचार-प्रसार करा, है ना? तो इसलिए
पारंपरिक शिक्षा की जगह आधुनिक शिक्षा ने ले ली, ठीक है। कोई भी नई चीज आती है तो उसके कुछ फायदे होते हैं, तभी वो पुरानी चीज जो है वो डाउन जाती है, ये आप ध्यान रखिए। तो आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के कारण ही पारंपरिक शिक्षा का पतन हुआ, ठीक है। अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या है? तो बेसिकली जब से ब्रिटिशर्स आए हैं ना, या ब्रिटिशर्स ने जब शिक्षा में हस्तक्षेप शुरू किया, तब से हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ मान सकते हैं। तो इसका प्रारंभ वैसे हम 1813 के चार्टर एक्ट से मानते हैं। तो चार्टर एक्ट में दो तीन चीजें कही गई थी। पहली चीज ये थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सालाना देने का निर्देश दिया, ठीक है। अब आप उससे पहले देखेंगे, जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी वहां पर राज्य की भूमिका ना के बराबर थी। लेकिन यहाँ पर अब ये एक एक्ट आता है जो कहता है कि सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए सालाना शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए, अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली को एक बल मिला है ना, कि कोई इसको बढ़ावा देने वाला है। इसीलिए भी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जगह जगह कॉलेज स्कूल वगैरह भी खोले ब्रिटिशर्स ने। जैसे 1817 में बंगाल में कलकत्ता कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है। तो कॉलेज वगैरह भी खोल रहे थे ताकि हायर एजुकेशन दी जाए। लेकिन इस समय तक क्या था ना कि कई लोग अ, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक थे, और कई लोग अंग्रेजीवादी या आंगलवादी शिक्षा के समर्थक थे। मतलब इस समय भी चाहे वो ब्रिटिशर्स हो चाहे वो भारतीय हो, ये पूरे लोग जो हैं, जो शिक्षा के संदर्भ में जो शिक्षा से संबंध रखते हैं, वो दो भागों में बंट गए। कुछ लोगों का ये कहना था कि भारतीय पारंपरिक शिक्षा दी जाए, प्राच्यवादी इन्हें कहा गया। जो लोग भारतीय पारंपरिक शिक्षा के समर्थक थे उन्हें प्राच्यवादी कहा गया, और जो लोग इस के समर्थक थे कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए, पश्चिमी ज्ञान दिया जाए, वो आंगलवादी कहलाए, ठीक है। तो अब ये बड़ा विवाद रहा कि कौन सी शिक्षा दी जाए। तो इस विवाद को हल करने के लिए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने लॉर्ड थॉमस मैकाले को सामान्य समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, और 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र प्रस्तुत किया। हमारी जो आज की शिक्षा प्रणाली आप देखते हैं, वो सारी शिक्षा जो है वो लॉर्ड मैकाले की हम देन मानते हैं, ठीक है। तो मतलब इन्हें नियुक्त किया गया, 35 में इन्होंने अपना एक विवरण पत्र दिया। वैसे तो काफी सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन जब मैकॉले की बात आती है तो दो तीन चीजें हमें मुख्यतः मिलती हैं। जैसे कि पहली जो इन्होंने विशेष बात कही, जो कि आज तक भी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर लागू है, वो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना। तो अगर हमारी आज की शिक्षा में जो हम अंग्रेजी का प्रभाव देखते हैं, वो कहीं ना कहीं मैकॉले की देन है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत क्लियर कहा कि शिक्षा का माध्यम सबसे पहले अंग्रेजी करो, ये बाकी भारतीय भाषाएं हटाइए और शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में ही दीजिए। उसके बाद शिक्षा जो है वो केवल चुनिंदा लोगों के लिए होगी, उच्च और मध्य वर्ग के लिए, बाकी वर्गों तक अपने आप पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ऊंचे वर्गों को पढ़ा दीजिए, नीचे वर्गों तक इनसे छन छन कर, जैसे कहते हैं ना कि मतलब ऊपर वालों को दे दी, फिर छन छन के नीचे के वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो आप सिर्फ उच्च और मध्य वर्ग को शिक्षा दे, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो सिर्फ उच्च और मध्य वर्ग को ही शिक्षा प्रदान करे, उन्हीं पे इन्वेस्ट करे, उन्हीं के लिए काम करे। और उसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात शिक्षा के उद्देश्य को लेकर इन्होंने कही, वो ये थी कि अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा इस देश में ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हों, पर रुचि विचारों, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज हों। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा कि हम ऐसी शिक्षा देंगे अंग्रेजी के माध्यम से, चाहे ये लोग रंग में भारतीय हों, रंग रूप से भारतीय हों, लेकिन जो इनकी रुचि है, इनके विचार है, इनकी जो नैतिकता है, वो पूरी तरह से अंग्रेजी वाली होगी। मतलब ये पूरे दिलो दिमाग से अंग्रेज बन जाएंगे। इनका रंग रूप तो भारतीय रहेगा, लेकिन जो इनका मस्तिष्क है वो बिल्कुल अंग्रेज बन जाएगा। और आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में कुछ ऐसे लोग हमें दिख जाते थे पहले, कि जो बिल्कुल अंग्रेजों के समर्थक थे। तो जो हमने शुरू में बिल्कुल शिक्षा के लक्ष्य पढ़े थे, कहीं ना कहीं वो मैकॉले के विवरण पत्र में हम देख पा रहे हैं। उसके बाद 1853 में इस चार्टर का नवीनीकरण किया गया, ठीक है। यही मैकॉले के चार्टर का नवीनीकरण किया गया, और चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया, ठीक है। मतलब एक पूरी कमेटी बनाई जाती है, उसके एक अध्यक्ष होते हैं,
सामान्यतः जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पे हम अ, वो जो जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको जानते हैं। तो वुड डिस्पैच के नाम से ये डॉक्यूमेंट आया 1853 में। अब इसमें काफ़ी सारी बातें की गई, जैसे कि शिक्षा के लक्ष्य की बात की गई। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि भारतीयों को जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाए ताकि उनका बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा उठ सके। ठीक है? और ज्ञान से उनकी प्रशासनिक क्षमता का भी विकास हो। इससे कुशल और योग्य कर्मचारी शासन को मिलेंगे, जिससे प्रशासन सुव्यवस्थित व दृढ़ बनेगा। तो अब आप देखिए कि इन्होंने शिक्षा के लक्ष्य को क्या माना कि भारतीयों को इस तरह की शिक्षा दी जाए जिससे कि जो ब्रिटिश शासन है उनको कुशल और योग्य कर्मचारी, मतलब ये अच्छी शिक्षा देने के पक्ष में थे, लेकिन उस शिक्षा का पर्पस क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको अच्छे कर्मचारी मिले, उसको अच्छे और योग्य कर्मचारी मिले, जिससे कि प्रशासन बहुत अच्छा हो जाए। तो शिक्षा का लक्ष्य तो नेक था कि अच्छी शिक्षा देनी है, लेकिन वो क्यों देनी है, वो थोड़ा-सा आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए था। उसके बाद शिक्षा के माध्यम की बात करते हैं ये, तो इन्होंने भी शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी ही रखने की बात कही, लेकिन इसके साथ-साथ इन्होंने कहा कि अन्य भाषाओं को भी शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ठीक है? अंग्रेजी उच्च शिक्षा, विज्ञान और पाश्चात्य साहित्य को जानने के लिए आवश्यक थी, क्योंकि अंग्रेजी का हम पूरी तरह बायकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस है, ठीक है, जो भी वेस्टर्न लिटरेचर है, वेस्टर्न जितना भी नॉलेज है, उसके लिए तो अंग्रेजी जरूरी थी, तो इसलिए अंग्रेजी का इन्होंने समर्थन किया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ये लिबरल रहे और उन्होंने कहा ठीक है, भारतीय भाषाओं का भी ध्यान रखा जाए। ये कुछ चीजें जो कि वुड डिस्पैच में कही गई। तो वुड डिस्पैच पे जैसे प्रश्न आ जाता है कि वुड डिस्पैच की जो मुख्य सिफारिशें थी वो बताइए, या वुड डिस्पैच में भाषा को लेके कोई प्रश्न आ जाता है, या वुड डिस्पैच और मैकॉले दोनों को मिला के प्रश्न आ सकता है, या ब्रिटिश सरकार में जो भी डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर प्रश्न आ सकता है, तो वो इससे कवर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल और शेयर कीजिए इसको। और आगे भी वीडियो आते रहेंगे शिक्षा से संबंधित। धन्यवाद।